हेलो चिल्ड्रन, आज हम संचयन पाठ्य पुस्तक में उद्धृत सपनों कैसे दिन नामक पाठ को पढ़ने वाले हैं। इसके रचनाकार पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा का एक अंश हमारे सामने इस पाठ के द्वारा प्रस्तुत किया है। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन के कुछ आनंदमय दिनों का उल्लेख किया है, उनको याद किया है और उन्होंने अपने स्कूल के दिनों का भी वर्णन इस पाठ में किया है। लेखक ने पाठ के पहले अंश के माध्यम से ये बताना चाहा है कि बचपन में सभी बच्चों का हाल एक जैसा होता है। वे कहते हैं कि उनके आसपास के जो भी बच्चे थे उन्हीं की तरह थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर आते थे और पूरे दिन खेलने में मस्त रहते थे। उन्हें खेलने के अलावा और कुछ समझ नहीं आता था। फटे पुराने कपड़े पहनकर आते थे, पूरे दिन जब खेलते थे तो किसी के कपड़े फट जाते थे, किसी के घुटने छिल जाते थे, किसी को कहीं चोट लग जाती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो लोग धूल धूसरित होकर और फटे पुराने कपड़े और फाड़ कर और घुटने वुटने छिलकर तब घर पहुंचते थे। अब घर पहुंचने पर क्या होता था, ऐसा तो था नहीं कि अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करके आया है, चलो बैठो। ऐसा कुछ भी नहीं होता था, कोई तरस नहीं खाता था। उनको चोट लगी होती थी, साथ ही साथ घर वाले भी उसी पे धुनाई शुरू कर देते थे। और कुछ कुछ जो थे उनके तो पिता जो थे वो बड़े गुस्सैल होते थे और उसी पे कूटना शुरू कर देते थे कि तुम्हें किसने बोला था इतना खेलने के लिए। तो लेखक ने बताया कि हम वहाँ जो चोटिल होके आते थे वो तो अलग, घर पे भी हमारी धुनाई होती थी, वहाँ भी पिटाई कर देते थे कि तुम ऐसा क्यों करने ही क्यों गए, पूरे दिन खेलते ही क्यों हो। तो ऐसा ही होता था। लेकिन उन्होंने बताया कि बच्चों का मन ऐसा होता है कि इतना बाहर घुटने छिल जाने के बाद और घर में डांट खाने के बाद, मार खाने के बाद, फिर भी हम क्या करते थे, अगले दिन खेलने निकल जाते थे। तो लेखक ने कहा कि उसके बाद भी हम खेलने से बाज नहीं आते थे। और बच्चों की आदतें, जैसा हम सभी जानते हैं कि बच्चों की जो आदतें होती हैं वो मिलती जुलती हैं। लेखक ने कहा मुझे बचपन में ये पता नहीं था कि हम सब एक जैसे क्यों हैं, लेकिन जब एक ट्रेनिंग के समय स्कूल अध्यापक, मतलब जब वो टीचर बनने जा रहे थे, तो एक ट्रेनिंग के समय उन्हें समझ में आया कि बाल मनोविज्ञान एक विषय उन्होंने पढ़ा जिसमें उन्हें पता चला कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, उन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद होता है और माता पिता कितनी भी ज़बरदस्ती कर ले लेकिन उन्हें पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं लगता, उनका पढ़ाई मन नहीं लगता जितना कि खेलने में लगता है। तो लेखक ने कहा कि उन्हें ये बात कब पता चली, जब वे खुद स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग लेने गए। लेखक आगे कहते हैं कि जो उनके साथी मित्र थे वे भी उनकी तरह ही परिवार के थे और सब यहीं आसपास के गांव से रहने आए हुए थे। और उस समय के जो बच्चे थे, जो अपने उनके साथी मित्र थे या लेखक थे, उन लोगों को विद्यालय जाने में कोई भी रुचि नहीं थी। वैसे बच्चों का मन वर्तमान समय में भी यही करता है कि वो विद्यालय ना जाए, काश उन्हें पढ़ाई ना करनी पड़े। तो उस समय उन लोगों को ये महत्व बताने वाला कि पढ़ाई का क्या महत्व है कोई नहीं था, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि उनके माँ बाप जो थे उन्हें भी बस इतना ही था कि मेरा बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख कर अगर मुनि जैसे कि उसको बस थोड़ा हिसाब किताब लिखना आ जाए बहुत है। और वर्तमान समय में माता पिता को ये पता है कि पढ़ाई का क्या महत्व है, वो अलग अलग क्षेत्र में कैसे हमारा बच्चा कार्य कर सकता है, कैसे अपने ज्ञान को बढ़ाए जिससे उसे भविष्य में फ़ायदा होगा। उस समय के माता पिता इतना नहीं सोचते थे, इसलिए पढ़ाई को वो भी उतना महत्व नहीं देते थे, जिसके कारण कुछ बच्चे विद्यालय जाते थे, कुछ नहीं जाते थे और कुछ जो जाते जाते उन्हें ऐसा लगता था कि इससे तो अच्छा मैं घर पे रहूं और खेलूं, तो वो क्या करते थे, अपने बस्ते को तालाब में फेंक के चले जाते थे। और कभी जैसे उस समय में जो भी अध्यापक थे वो अगर कभी माता पिता को समझाने जाते कि आप अपने बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं, आवश्यक है विद्यालय भेजना, तो वो उनसे कहते कि भाई हमें तहसीलदार नहीं बनाना है, हमें तो बस इतना ही पढ़ाना है कि हमारा बच्चा थोड़ा हिसाब किताब लिखना जान जाए। तो उस समय के जो माता पिता थे उन्हें उस बात का इतना ज्ञान नहीं था कि पढ़ाई लिखाई का इतना अधिक महत्व है। तो इसलिए बच्चे तो वैसे ही थे, बच्चों को तो बिल्कुल पढ़ाई करने में कोई रुचि नहीं थी, जैसा कि वर्तमान समय के भी बच्चों में है। तो कुछ बच्चों में है भी, कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो पढ़ने में बहुत रुचि है, तो मैं ऐसा बोल देती हूँ कि कुछ बच्चों को है रुचि। बाकी 70% बच्चे तो ऐसे हैं जिनको रुचि नहीं है।
तो ये अंतर होता था कि माता पिता सोचते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ ले, बहुत है, ज़्यादा पढ़ के क्या करेगा। उसके बाद लेखक ने कहा कि उनके जो अधिकांश मित्र थे वो राजस्थान, हरियाणा, मतलब अलग अलग जगहों के थे, और ये लोग एक साथ खेलते थे तो एक दूसरे की भाषा, क्योंकि अलग अलग राज्यों से होंगे तो उनकी भाषाएं भी अलग अलग होंगी, परंतु खेलते समय लेखक ने कहा कि ये भी उन्हें बाल मनोविज्ञान को पढ़कर समझ में आया कि खेलते समय वो एक दूसरे की भाषा को पता नहीं कैसे समझ लेते थे। किसी किसी की भाषा कुछ, कोई कुछ बोल देता था, उसे सुनकर हंस भी पड़ते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि खेलते समय हम एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ जाते थे कि कौन क्या बोल रहा है। तो ये हमारे आपस की भाषा थी, ये उनके मन की भाषा थी, जो एक दूसरे की भाषा को पढ़ लेते थे। लेखक और उनके सभी साथी मित्रों को विद्यालय जाना किसी जेल से कम नहीं लगता था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो जेल में आ गए हैं। लेखक को विद्यालय में वहाँ के जो सुगंधित फूल थे, हरी हरी घासें थी, बड़े बड़े वृक्ष थे और अनेक झाड़ें जो थी वो बहुत पसंद आती थी। वो लोग क्या करते थे कि जो वहाँ का चपरासी था उससे नजरें बचाकर दो तीन फूल तोड़ लेते, उसे सूंघते, कुछ देर फिर जेब में रखते या फिर फेंक देते, जिससे उसको जानवर चर जाते, मतलब वो उसके साथ थोड़ी देर खेलते रहते। उन्हें बहुत अच्छे लगते थे वो फूल, जो गुलाब गेंदे के और सफेद सफेद फूल थे अनेक, वो फूल जो उन्हें जो थे वो उन्हें बहुत पसंद आते थे। उन फूलों को देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, हरी हरी घासों पे बैठना बहुत अच्छा लगता था। तो लेखक को विद्यालय में ये सब अच्छा लगता था। वो बताते हैं कि जब वो अगली श्रेणी में जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, हम थोड़े बड़े हो गए। आप लोग भी जब शुरू शुरू में आपको पुस्तकें मिलती हैं, आप बड़े खुश होते हो कि चलो इस बार तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, बड़े मन से पढ़ाई करूंगा। तो ये लेखक को पहले पहले ऐसा लगता था कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उन्हें पुरानी पुस्तकें मिलती, जो कि क्योंकि ये लोग गरीब परिवार से थे, तो हेडमास्टर साहब उन्हें पुरानी पुस्तकें दे देते जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके, क्योंकि अगर शायद इनको पुस्तकें ना मिलती तो इनकी पढ़ाई भी रुक जाती। अब पुरानी पुस्तकें जब हाथ में आती थी तो लेखक को ऐसा लगता था जैसे कुछ नयापन नहीं रह गया है। और दूसरी बात, ये याद करते कि हाँ, अध्यापक तो वही रहने वाले हैं। इस बात से तो आप भी भली भांति अवगत होंगे कि आपको लगे कि नहीं, ये अध्यापक ना पढ़ाए तो अच्छा है, और वही अध्यापक वापस पढ़ाने वाला है, इस डर से तो आपको बहुत ज्यादा ही खुशी प्राप्त होती है ना। तो वही लेखक बोलते हैं कि फिर क्या होता था, सारी खुशी वहीं की वहीं रह जाती थी। तो कुछ महीने पढ़ाई होती थी, 1 डेढ़ महीने, उसके बाद छुट्टियां हो जाती थी। अब जब छुट्टियां होती थी तो सबको अच्छा लगता है, छुट्टियां होती हैं। अभी वर्तमान समय में तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, जो कि किसी काम की नहीं है, लेकिन जो पढ़ाई के बाद की छुट्टियां होती हैं उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है। तो लेखक बताते हैं कि जब छुट्टियां होती थी तो वो जाते थे नानी के घर। वहाँ बड़ा अच्छा लगता था, वहाँ बहुत अच्छे से नानी जो उनकी थी, उन बच्चों को, सभी बच्चे अपने नानी के घर जाते थे। लेखक ने कहा उनकी नानी उन्हें दूध मक्खन दही खूब अच्छे से खिलाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। और उनकी नानी का गांव जो था, छोटा सा गांव था, वहां पे तालाब थे, तो लेखक अपना कूद पड़ते थे तालाब में नहाने के लिए। तो खूब मजे करते थे नानी के घर पे, सब बच्चे करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, तो ये भी खूब मजे करते थे। रेत पे खेलते थे, तालाब में कूद के छलांग मारते थे, और खूब अच्छे से, जो वो अपने घर खेलते थे वो तो कम ही था, उसका दुगना तिगुना यहाँ पर खेलते थे। अब छुट्टियां जो है आती तो बड़ी देर से है, बड़े दिनों से इंतजार किया जाता है, और धीरे धीरे क्या होती है, रेत की तरह हाथ से फिसलने लगती हैं कि अब छुट्टियां जा रही हैं। तो लेखक बोलते थे कि हम लोग सोचते थे कि गृह कार्य दिया जाता है ना, छुट्टियों के लिए गृह कार्य दिया जाता है। तो लेखक पहले पहले जब छुट्टियां होती थी तो सोचते थे अभी मजे कर लेते हैं, एक दिन में अगर थोड़े थोड़े सवाल भी करते जाएंगे, वो हिसाब भी लगा लेते थे कि देखो हमारे पास 20 दिन है, अब 10 दिन खूब मजे कर लेते हैं, 20 दिन में अपना सवाल लगाएंगे तो 200 सवाल तो आराम से हो जाएंगे। अब 10 10 दिन रोज सवाल लगाया जाएगा। फिर धीरे धीरे दिन कम हो जाता था और सवालों का अनुपात जो है वो बढ़ता जाता था कि चलो 25 सवाल कर लेंगे, 30 सवाल। लेकिन फिर क्या होता था, धीरे 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 सुख के दिन जो है बीत जाते हैं, और उनको आगे उनका गृह कार्य वैसे का वैसा ही पड़ा होता था, क्योंकि वो खेलने कूदने में अच्छे दिन सारे निकल जाते थे। अब धीरे धीरे उन्हें ये होता था कि अब तो हमारा गृह कार्य रह गया, क्योंकि धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक आ जाता था जब उनकी स्कूल खुलने वाले हैं और गृह कार्य हुआ ही नहीं है। इस बात से भी आप भली भांति अवगत होंगे, क्योंकि आपको जो समय दिया जाता है उस समय पे अगर आपका विषय पूरा हो गया तब तो ठीक, नहीं तो फिर लगता है कि अब तो डांट पड़ेगी।
और उस समय तो दंड प्रथा का बड़ा ही प्रचलन था। तो लेखक बोलते थे कि फिर हम लोग बहुत डरने लगते थे कि अब तो मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। अब थोड़े दिन भी बचे हैं, उतने दिनों में तो सारे जो कार्य मिले थे वो तो हो नहीं पाता। फिर ये सोचते कि ऐसा है कि अभी खेल लेते हैं, फिर वहां जाके 4 डंडे ही खाने हैं ना, खा लेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सस्ता सौदा है 4 डंडे खाना, और गृह कार्य करने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, हम तो खेल ही नहीं पाएंगे। तो जब हिसाब किताब, क्योंकि कैलकुलेशन तो इनका पहले दिन से चलता था, और आखिर में जो हिसाब बैठता था वो ये कि 4 डंडे जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं कि। और ऐसे समय में वो याद करते अपने सबसे बड़े नेता, जो कि गृह कार्य नहीं करने में मास्टर था, ओमा को। वो जो था वो थोड़ा अलग ही ढंग का था, उसकी मार पिटाई का ढंग और उस जो बात करने का ढंग बहुत ही अलग था, उसकी शक्ल सूरत बहुत अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, लेखक ने कहा कि उसका जो सिर था वो हांडी जैसा था, ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया गया हो। और वो जब किसी को मारता था तो उसकी नानी उसको गर्मियों की छुट्टी के पहले ही याद आ जाती थी। तो जिसको भी मारे वो पीड़ा से चिल्लाने लगता था, और उनको डर लगता था, कभी कभी लेखक बोलते हमें भी डर लगता था कि कहीं मारे ना ये। तो ऐसा जो उनका मित्र था ओमा, वो उस समय में उनको याद आता था, जो कि आराम से गृह कार्य किए बिना 2-4 डंडे खा के रह लेता था। और वो जो था वो बड़ी भयंकर ही वेशभूषा वाला था, मतलब उसकी जो कद काठी थी बड़ी ही भयंकर थी। लेखक का स्कूल जो था वो बहुत छोटा सा था, उसमें 9 कमरे थे, और उसे देखकर ऐसा लगता था, उन्होंने कहा कि मेरे विद्यालय को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो एच की भांति बना हो। सबसे पहला जो कमरा था वो उनके हेडमास्टर जी का था। प्रार्थना के समय सभी बच्चे आते, अपने अपने कद के अनुसार पंक्तियों में खड़े हो जाते, और उनकी कतारों के पीछे जो थे वो बाकी अध्यापक भी खड़े हो जाते। लेकिन एक अध्यापक थे जो कि पीटी के अध्यापक थे, वो ये देखते कि सारे बच्चे सही से खड़े हैं कि नहीं, सभी नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, सबने सीधी कतार बनाई है या नहीं। तो पीटी के अध्यापक से सभी बच्चे बहुत डरते थे। और पीटी, जो कि आप उसके लिए उतावले रहते हो पीटी के पीरियड में जाने के लिए, लेकिन वो बहुत डरते थे क्योंकि उनके जो पीटी के अध्यापक थे वो बहुत सख्त थे। तो वो बहुत डरते रहते थे, और अगर कभी किसी बच्चे से कोई गलती हो गई, पाँव सर इधर उधर हिला लिया, पाँव से दूसरी मतलब खुजली उजली करने लगा, कुछ भी ऐसा लगा कि नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो वो उसकी तरफ बाघ की तरह झपट पड़ते। मतलब ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ ये है कि वो उन्हें दंड दे देते। मास्टर प्रीतम चंद दंड देने के पक्षधर थे। उन्हें लगता था कि बच्चों में अनुशासन का विकास करने के लिए दंड देना आवश्यक है, तभी वे सही मार्ग पर चलेंगे। पर उस विद्यालय के जो हेडमास्टर साहब थे वे दंड देने के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। आपको पता है कि विद्यालय में अलग अलग प्रवृत्ति के जो होते हैं बच्चे, जैसे अलग अलग विचारधारा के होते हैं, वैसे अध्यापक भी अलग अलग विचारधारा के होते हैं। तो जो हेडमास्टर साहब थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन कभी भी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। और पीटी साहब जो थे वो थोड़े सख्त थे। लेखक ने कहा कि उन्हें अच्छा भी लगता था कब, जब पीटी के अध्यापक उन्हें स्काउटिंग का अभ्यास करवाते। उस समय उनके हाथों में नीली पीली झंडियां होती, वे खाकी वर्दियों में खड़े होते, और 1 2 3 जब ऐसा पीटी के अध्यापक बोलते तो उनके इशारों पे वो परेड करते थे। उन्हें उस समय बहुत अच्छा लगता था। और उस समय एक बड़ी बात ये होती कि जब वो पीटी के अध्यापक ऐसा बोलते थे कि शाबाश, तो ऐसा महसूस होता है इनको कि पूरे साल डांट फटकार खाने के बाद अगर एक बार हमें शाबाशी मिल रही है तब तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो इसी बात से खुश हो जाते कि हमें, मतलब इतनी बड़ी बात है कि हमें पीटी सर ने आज शाबाशी दी, और उन्हें बहुत मूल्यवान लगने लगती वो शाबाशी, बहुत अच्छा लगता। वैसे तो लेखक और उनके साथियों को विद्यालय आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे स्कूल के नाम पे ही दूर भागते थे। उसके बड़े गेट को देखकर ही ऐसा उन्हें लगता था कि हम जेल में जा रहे हैं। परंतु जब विद्यालय में स्काउट परेड होती थी उस समय वो उत्सुकता के साथ विद्यालय आते थे। उन्हें तब स्कूल आना अच्छा लगता था, क्योंकि वर्दी को पहनकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो फौजी हैं, और उन्हें फौजियों वाली एक अंदर से भावना जागती थी कि वो एक फौजी हैं। उन्हें बहुत खुशी मिलती थी परेड करने में। तो वो एक समय ऐसा होता था जब वे बहुत मन से विद्यालय आते थे। और विद्यालय नहीं आने के अनेक कारण थे। जब वे अगली कक्षा में जाते थे तो जो वहाँ के हेडमास्टर साहब थे वो एक धनी घर के बच्चे को पढ़ाने जाते थे, वहाँ से उसकी पुस्तकें लाकर लेखक को दे देते थे। उसका कारण ये होता था कि
लेखक का जो घर था, लेखक एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो उनके माता पिता को पैसे खर्च करना पुस्तकों पर थोड़ा भारी पड़ जाता। इस वजह से जो हेडमास्टर साहब थे वो पुरानी पुस्तकें लाकर लेखक को दे देते, जिससे उसकी पढ़ाई ना रुके। वो ये सोचते थे कि लेखक की पढ़ाई ना रुके। लेकिन जब लेखक को पुरानी पुस्तकें मिलती थी तो जैसे उसका चाव ही खत्म हो जाता, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी नई कक्षा में जा रहा हूँ, और फिर ये लगता कि वही पुराने अध्यापक होंगे जो परेशान करेंगे, या फिर कुछ हमें नहीं आएगा तो हमें डांटेंगे। ये सब सोच के उन्हें दूर से ही ऐसा लगने लगता कि जैसे विद्यालय को टाटा बाय बाय कर देना हो तो कितना अच्छा रहे। लेखक ने कहा कि उनके बचपन का समय दूसरे विश्व युद्ध का था। उस समय नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने वर्ष 1923 में गिरफ्तार कर लिया, और राजा की मृत्यु तमिलनाडु में गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद हो गई। अब उनके देहांत के बाद जो ये रियासत थी उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, क्योंकि राजा का बेटा विलायत में पढ़ रहा था। तो इस पूरे रियासत पे अंग्रेज़ों ने एकाधिकार कर लिया। अब वे क्या करते थे कि वे ये चाह रहे थे कि उनकी सेना जो है वो और समृद्ध हो जाए और बड़ी हो जाए। वो चाहते थे कि उनकी जो फौज है वो बड़ी हो जाए। तो वो क्या करते थे, नौटंकी वालों को लेकर गांव में आते थे, और मतलब नौटंकी ड्रामा प्रस्तुत करते थे कि जो फौज में आता है उसको कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कितना सुख मिलता है, और धुली धुलाई वर्दी मिलती है, खाने पीने को अच्छा मिलता है, रहन सहन अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार के अनेक लालच देकर ये लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे। मतलब ये एक तरह का जाल फेंकते थे कि जो भारतीय हैं वो उसमें उलझ जाएं और लालच के वश में आकर हमारी सेना में भर्ती हो जाएं। कुछ युवकों को लगता था कि हाँ अच्छा ही है, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छी वर्दी मिलेगी, रौब हो जाएगा हमारा, तो बहुत सारे जो है वो आके भर्ती भी हो जाते थे। तो उस समय जो अंग्रेजी सेना थी वो क्या करती थी, लालच देती थी और ये दिखाती थी कि तुम्हें फौज में आने से बहुत फ़ायदा है, तुम अंग्रेजी सेना में रहोगे तो तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। और इस तरीके से वो लोग क्या करते थे कि लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे। मास्टर प्रीतमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि उनका ठिगना कद, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बाज सी आंखें, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी लोगों का ध्यान खींचते थे। लेखक ने कहा कि हम उनसे डरते थे पर उनसे नफरत भी करते थे। उसका कारण था कि वो बहुत ही बर्बर तरीके से कोई भी दंड देते थे, कोई भी सज़ा देते थे, इसलिए हमें उनसे थोड़ी नफरत भी थी। लेखक बताते हैं कि एक बार जब वो उनको फारसी पढ़ा रहे थे, क्योंकि चौथी कक्षा में प्रीतमचंद फारसी भी पढ़ाते थे, तो बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया था। अब इस बात पर मास्टर प्रीतमचंद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बच्चों को मुर्गा बना दिया। अब जैसे ही लेखक की बारी आई, उस समय क्या था कि हेडमास्टर साहब विद्यालय में नहीं थे, लेकिन जब लेखक की बारी आई वो मुर्गा बना, उसी समय हेडमास्टर साहब आए और उन्होंने देखा कि बच्चे मुर्गा बने हुए हैं, मतलब उन्हें दंड दिया गया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्से से भरा है। वो तिलमिला उठे और उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश में बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेखक ने कहा कि उस समय हमें समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें 5वीं कक्षा में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में थे। हमें इतना समझ में आया कि उन्होंने कहा कि बाद में हमें पता चला, जब मास्टर प्रीतमचंद कई दिनों तक विद्यालय नहीं आए तब हमें बाद में पता चला कि क्या हुआ है। अर्थात हेडमास्टर साहब ने मास्टर प्रीतमचंद को विद्यालय से निकाल दिया है। तो सबको वहाँ यही लगा कि जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं उन्होंने हमें जो सज़ा दी, मतलब मास्टर प्रीतमचंद ने जो हम बच्चों को सज़ा दी, उसकी वजह से हेडमास्टर साहब ने उन्हें निकाल दिया। अब उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल में कदम नहीं रख सकेंगे, क्योंकि उन्हें हेडमास्टर साहब ने स्कूल से निकाल दिया था। तो ऐसा नहीं था कि फिर उन्हें अगले दिन बुला लिया जाए, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया चलती, तब वो आ पाते। लेकिन जैसे ही फारसी की घंटी बजती तो जो लेखक और उनके मित्र थे उन्हें ऐसा लगता कि कहीं अध्यापक आ न जाए, कहीं मास्टर प्रीतमचंद आ न जाए। 7वीं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों से लेखक को पता चला कि मास्टर प्रीतमचंद को विद्यालय से निकाले जाने का उन्हें कोई दुख नहीं है। वे आराम से बाजार में एक उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला कमरा ले रखा है और वह वहाँ रह रहे हैं।
लेखक को पता ऐसे चला कि जो 7वीं 8वीं कक्षा के विद्यार्थी थे वो कुछ काम करने मास्टर प्रीतमचंद के वहाँ जाया करते थे, जैसे सब्जियाँ पहुँचानी हो या कुछ छोटे मोटे काम करने हो। तो एक बार लेखक भी उनके साथ वहाँ गए। लेखक को देखकर आश्चर्य हुआ कि जो मास्टर प्रीतमचंद विद्यालय में हमेशा गुस्से में ही रहते थे, कभी ज़रा सी मुस्कुराहट भी नहीं होती थी उनके चेहरे पर, वो आज इतने खुश दिखाई दे रहे थे और जो उन्होंने तोते पाल रखे थे उनको भिगोए हुए बादाम खिला रहे थे। लेखक को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनका वो असली व्यक्तित्व था या ये असली व्यक्तित्व है। और उन्हें ये लग रहा था जो मार मार कर बच्चों की चमड़ी उधेड़ सकते हैं, वो इतने छोटे से पक्षी से इतना प्यार से रह सकते हैं, मतलब उसे इतना प्यार से खिला सकते हैं। तो इनका कौन सा व्यक्तित्व हम असली माने, इनका व्यक्तित्व ही अलग है। तो उस समय लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ और वो जब घर जा रहा था तब भी ये सोच रहा था कि क्या मास्टर प्रीतमचंद जैसा भी व्यक्तित्व हो सकता है, जो विद्यालय में कुछ और घर पर कुछ और हो। वो इतने अच्छे से हंस रहे थे, इतने अच्छे से तोते को बादाम भिगो के खिला रहे थे, तो वो लेखक को समझ नहीं आया कि इनका ये कौन सा व्यक्तित्व है। इस पाठ को याद करने के लिए यदि आप उसे कुछ भागों में बांट दें तो आपको बहुत सहज हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, आपको पाठ समझ भी अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे पहला बिंदु आप देख सकते हैं कि बचपन के साथी और उनकी शरारतें, जो कि पाठ की शुरुआत यहीं से होती है। फिर दूसरा बिंदु है पढ़ाई के बारे में लोगों की क्या सोच थी। तीसरा बिंदु है स्कूल की गर्मी की छुट्टियां, नानी का घर, तालाब, खेल कूद और स्कूल का होमवर्क। चौथा बिंदु है स्कूली छात्र उमा, जो कि एक विचित्र बच्चा था लेखक के अनुसार, वो। पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु हो नहीं सकता है स्कूली जीवन के 2 अध्यापक। इस पाठ का जो मुख्य आधार है वो यही है, स्कूली जीवन के 2 अध्यापक। एक हेडमास्टर शर्मा जी, जो मददगार थे, नरम दिल के थे, शांत स्वभाव के थे और 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। और दूसरे अध्यापक पीटी प्रीतमचंद, जो बहुत ही सख्त मिजाज, अनुशासन प्रिय थे और वो बच्चों को शारीरिक दंड देने के भी पक्षधर थे। तो इन 2 अलग अलग व्यक्तित्व के अध्यापकों के बारे में भी लेखक ने यहाँ पर हमें बताया है। ये एक मुख्य बिंदु है इस पाठ का। उसके बाद अगला बिंदु, दूसरे विश्व युद्ध के लिए फौज में भर्ती के लिए अफसर और नौटंकी वालों का गांव वालों को ललचाना। अगला बिंदु है फारसी के पीरियड में छात्रों को मिला दंड और मास्टर प्रीतमचंद का निलंबन, मतलब उन्हें इसी कारण से विद्यालय से निकाल दिया जाता है। आठवां, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि निलंबित मास्टर प्रीतमचंद के नरम दिल होने का पता चलना और लेखक का उन्हें अलौकिक कहना, क्योंकि लेखक ने उन्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, किसी से इतने प्यार से व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। लेखक और उनके साथियों को ऐसा लगता था कि मास्टर प्रीतमचंद केवल गुस्सा करना जानते हैं, केवल दंड देना जानते हैं। परंतु आज उनके नरम दिल होने का जब पता चला लेखक को, तो उन्होंने उन्हें अलौकिक कहा। अब बात करेंगे आज के गृह कार्य की। आपको मास्टर प्रीतमचंद का व्यक्तित्व कैसा लगा उसके बारे में लिखना है। उनका चरित्र चित्रण आपको करना है और आपके अनुसार होना चाहिए, गूगल के अनुसार नहीं। आपके अनुसार मास्टर प्रीतमचंद का चरित्र कैसा है वो आपको लिखना है, एक अनुच्छेद में लिखना है। इसे आप बिंदु अनुसार ना लिखें, मतलब पॉइंट वाइज ना लिखें। एक अनुच्छेद में आपको मास्टर प्रीतमचंद के व्यक्तित्व के बारे में लिखना है और वो आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके लिखिएगा। तो इस पाठ को बिंदुओं के अनुसार अच्छे से समझिएगा। आप मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।